हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राम और आई एम बीटेक पास आउट फ्रॉम एनआईटी जालंधर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आई एम योर केमिस्ट्री टीचर और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही दमदार चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इस 1 घंटे की वीडियो के बाद आपकी थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज यहां से यहां पहुंचने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आपको हर एक बात मेरी ध्यान से सुननी है, हर एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बातों को सुन रहे हैं, आपको पेन और पेपर लेके साथ में बैठना चाहिए ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर पाए, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ में प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए अपन वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सिस्टम क्या होता है। देखो, जिस भी चीज को अपन ऑब्जर्व करेंगे ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाली पानी की बोतल है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। मैं इस पानी को अभी के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये वाला पानी गर्म होगा, ठंडा होगा, क्या चीज होने वाली है। तो बेसिकली मैं किसको ऑब्जर्व करने वाला हूं, इस पानी को ऑब्जर्व करने वाला हूं। तो जिस भी चीज को अपन ऑब्जर्व करेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको अपन क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर अपन मिला देंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाने पे अपने पास में क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। जिस भी चीज को अपन ऑब्जर्व करेंगे उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, सिस्टम बोलने वाले हैं। अब देखो, बात ये है कि सिस्टम है ये पानी, सराउंडिंग है ये बाहर। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है, कोई बाउंड्री, कोई वॉल जो है वो उसको सेपरेट कर रही होगी। तो सिस्टम इज सेपरेटेड बाई सराउंडिंग बाई वॉल और बाउंड्री। सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ सेपरेट होता है वॉल या फिर बाउंड्री से। अब देखो, ये वाली जो वॉल है, वॉल दो टाइप की हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जो रियल बाउंड्री होगी जिसको आप टच कर सकते हैं, यार अब इतनी चीजें अपन समझते हैं ना, बहुत ज्यादा आपको किताब की लैंग्वेज में भी नहीं जाना। जो वर्ड्स है ना, आप उनको बहुत ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, रियल बाउंड्री, मतलब रियल बाउंड्री जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं। अब रियल बाउंड्री दो टाइप की होगी। कौन कौन सी होगी, एक होती है डायाथर्मिक बाउंड्री और दूसरी वाली कौन सी वाली होती है, एडियाबेटिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होगी, जिस बाउंड्री के आर पार हीट का ट्रांसफर हो पाए, कि सिस्टम हीट ले पाए, सिस्टम हीट छोड़ भी पाए। और एडियाबेटिक बाउंड्री कौन सी वाली होती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं, जिन भी बर्तनों में अपन खाना बनाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर अपन दाल भरते हैं और दाल को कुकर में रख के गैस के ऊपर रखते हैं। अगर वो प्रेशर कुकर वाली बाउंड्री एडियाबेटिक होती तो चाहे आप कितना ही गैस जला लो, दाल अंदर गर्म ही नहीं होती, क्योंकि बाउंड्री से हीट अंदर पास ही नहीं होती। तो एडियाबेटिक बाउंड्री से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, जबकि डायाथर्मिक बाउंड्री से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो अब आप बता सकते हैं मम्मी को कि जो भी ये प्रेशर कुकर की बाउंड्री है वो कौन से वाली बाउंड्री है, डायाथर्मिक बाउंड्री, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान थ्रू बाउंड्री हो पाता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम की बात कर लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है जिसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। ओपन सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम हो सकता है भाई, ओपन सिस्टम हो सकता है। ओपन सिस्टम क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जिससे मास का ट्रांसफर भी हो पाए और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो पाए। मास का ट्रांसफर भी हो पाए, भाई खुला सिस्टम है। जैसे चाय गर्म है, चाय गर्म है तो चाय धीरे धीरे ठंडी भी होगी, एनर्जी भी बाहर जा रहा है। साथ में जो है वो वेपर के फॉर्म में चाय थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही है, कम भी हो रही है, मतलब मास भी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात, अगर मान लो कि किसी ढक्कन से आप उस बर्तन को ढक देते हैं तो अब ये क्या बन जाएगा, क्लोज सिस्टम बन जाएगा। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर तो वहां पर क्या है, पॉसिबल है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो पाए ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो पाए। तो बहुत ही सिंपल बात है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जिन भी चीजों को अपन ऑब्जर्व करेंगे वो सिस्टम होगा। सिस्टम के अलावा सराउंडिंग होगा, दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम सराउंडिंग एक वॉल या फिर बाउंड्री से सेपरेटेड होता है। सिस्टम 3 टाइप का हो सकता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्ट आइसोलेटेड जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। जैसे थर्मस होता है, थर्मस, थर्मस में आप चाय रख देंगे, अब चाय ठंडी तो नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर आज मैं चाय भर के रख दूंगा और 20 साल बाद अपने बच्चों को पिलाऊंगा कि देखो भाई मेरे जमाने में ऐसी चाय बनती थी। अब 20 साल तक वो चाय गर्म थोड़ी ना रहेगी। तो इसका मतलब ये कि सर परफेक्ट आइसोलेटेड जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ही होगा, लेकिन जो थर्मस होता है उसको बनाया किस लिए हमने, ताकि चाय ठंडी ना हो, ताकि जो चीज गर्म रह पाए, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम ही मान लेंगे। हालांकि परफेक्ट आइसोलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्ट आइसोलेटेड जो सिस्टम होगा वो कौन से वाला होगा, अपना यूनिवर्स होगा।
क्योंकि आप इस बात को समझो कि यूनिवर्स जो है वो सब कुछ यूनिवर्स ही है एक तरीके से, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो ना तो एनर्जी उसके बाहर जाएगी ना ही मास उसके बाहर जाएगा। समझते हैं आपने इस बात को? तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का अगर अपने से कोई एग्जांपल पूछे या फिर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना उनको कि जो यूनिवर्स होता है वो क्या होता है, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अपने को बहुत ध्यान से समझना है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं देखो इसको बहुत ही कम शब्दों में खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को, है ना, और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर, क्या बोला मैंने, अगर सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सटेंड हो जाती है तो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोला मैंने? सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सटेंड हो जाती है तो अपन क्या बोल देंगे उसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, एक चम्मच पानी लेके आओ, उसका मास नापोगे तो कुछ ना कुछ अलग मास होगा। एक ग्लास पानी लेके आओ, आपने सिस्टम जो है पानी का, पानी का देखो अमाउंट आपने इंक्रीज कर दिया, एक गिलास पानी लेके आओ उसका मास अलग आएगा। आप एक बाल्टी पानी लेके आओ उसका मास अलग आएगा। मतलब सर जो मास है ना वो सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? कि सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाए तो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। समझ गए बात? मतलब जो मास है, सर इतना सा पानी लेंगे तो उसका मास कम होगा, इतना पानी लेंगे मास ज्यादा होगा, इतना पानी लेंगे मास ज्यादा होगा, और ज्यादा पानी लेंगे और ज्यादा मास होगा। सर मास जो है वो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कोई भी एनर्जी की बात करें, है ना, कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे एनी वन एनर्जी, कोई सी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर अपनी जो फ्यूल को जलाने पर जो एनर्जी मिलती है, कंबशन वाली एनर्जी मान लो, है ना। तो सर अगर मान लो कि एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो सर मैं तो अपनी जो बाइक है ना उसमें थोड़ा सा ही पेट्रोल डलवाता, क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही मिलेगी, है ना। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ज्यादा पेट्रोल डलाओगे तो ज्यादा देर तक बाइक चलेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी। इट मींस कि सर जो भी एनर्जी है ना वो भी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर आपको ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिलती जाएगी। तो बात यही है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम का अमाउंट बढ़ाने पर बढ़ती जाएगी, सिस्टम का अमाउंट कम करने पर घटती जाएगी, मतलब सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, इतना सा पानी ले लो वो भी 100 डिग्री पे उबलेगा, एक ग्लास पानी ले लो वो भी 100 डिग्री पे उबलेगा, एक बाल्टी भर के पानी ले लो वो भी 100 डिग्री पे उबलेगा, और एक तालाब भर के पानी ले लो वो भी 100 डिग्री पे उबलेगा। मतलब सर मैं बोल सकता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिस्टम के अमाउंट पे अगर डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक थॉट है जो बिल्ड हो गया होगा आपके दिमाग में कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर आप डिवीजन लोगे ना तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या बोला मैंने? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए डेंसिटी, डेंसिटी बताओ क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे एक बात बताओ, मास क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हमने डिस्कस करा, मास क्या होगा भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम भी क्या होता है सर, वॉल्यूम भी क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर आप डिवीजन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिव। मतलब सर ये जो डेंसिटी होती है ना वो क्या होगी, वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव। डेंसिटी जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। सारी की सारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना भाई वो एडिटिव होती है। मास को आप ऐड कर सकते हो, एक बोतल में 200 ग्राम पानी है, दूसरे बोतल में 400 ग्राम पानी है, दोनों को ऐड करोगे 600 ग्राम पानी हो जाएगा। समझ गए ना बात? लेकिन सर जो टेम्परेचर है क्या उसको ऐड कर सकते हो क्या? मान लो कि मेरे वाले इस वाले रूम में अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बाजू वाले रूम में है सर मान लो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, बाजू वाले में जो है वो नीट के कुछ छात्र रहते हैं तो अपन मान लेते हैं कि उनका जो टेम्परेचर वो ज्यादा होगा, तो उनका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री, मेरे रूम का 25 डिग्री। अगर इस बीच की दीवार को मैं हटा दूं क्या टेम्परेचर जुड़ जाएगा क्या? क्या 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा क्या? नहीं यार सर, टेम्परेचर जो है वो एडिटिव नहीं होता है। मतलब सर जो एडिटिव नहीं है वो एक्सटेंसिव नहीं है ना। तो मैं बोल सकता हूं सारी की सारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एडिटिव होती है। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंटेंसिव।
मास क्या होगा सर, मास को ऐड कर सकते हो सर, एक्सटेंसिव होगा। वॉल्यूम को सर ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव होगा। समझ गए क्या बात? ऑल द इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव, सारी की सारी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नहीं होती है। ये वाली बात आपको समझ में आ, कुछ और भी पॉइंट्स आपके पास है ना। ये BTS1, अगर एक्स और वाई दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो दोनों को जोड़ोगे तो भी एक्सटेंसिव मिलेगा, दोनों को घटाने पर भी एक्सटेंसिव मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी एक्सटेंसिव मिलेगा। और ये वाली चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है कि दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको कैसा क्या मिलेगा भाई, इंटेंसिव मिलेगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने पर अपने को क्या मिलता है, अपने को क्या मिलता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। BTS1, BTS2 आपके लिए है सारी की सारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है, चाहे किसी के बारे में भी बात करें अपन, मोलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो एक मोलरिटी बताओ, आप क्या लिखोगे, मोल, ऊपर क्या लिखते हैं, मोल। सर मोल तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, 18 ग्राम पानी लेंगे तो 1 मोल, 36 ग्राम पानी लेंगे तो 2 मोल, 54 ग्राम पानी लेंगे तो 3 मोल, है ना। मतलब सर अमाउंट बढ़ाओगे आप सिस्टम का तो मोल भी बढ़ता जाएगा। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, सर वॉल्यूम भी क्या होता है, एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का जो डिवीजन आएगा वो क्या आता है बताओ, ये भी एक्सटेंसिव ये भी एक्सटेंसिव, दोनों का जो डिवीजन आएगा वो क्या होता है, इंटेंसिव। सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उसमें दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन होता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि वो सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या होगी भाई, इंटेंसिव होगी नेचर में। ये बात आप समझ गए होंगे। सारी की सारी WY/W, WY/V, VY/V, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, एवरीथिंग यार सारी की सारी क्या होगी, इंटेंसिव। सारी की सारी जो एनर्जी टर्म है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को डिस्कस किया कि सारी की सारी जो एनर्जी टर्म होगी वो क्या होगी भाई, एक्सटेंसिव होगी, है ना। क्योंकि ज्यादा पेट्रोल डलाएंगे तो सर गाड़ी ज्यादा चलेगी, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना। अगर इंटेंसिव होता तो सर मैं इतना सा ही पेट्रोल डलाता और गाड़ी चलाता रहता, समझ गए बात। लेकिन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, सोच सकते हैं ना, बहुत ज्यादा आजकल महंगा भी हो रखा है पेट्रोल भाई। गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है भाई साहब, 100 रुपए का पेट्रोल खत्म, समझ रहे हो बात, ऐसा है मामला। एक बार टंकी फुल कराओ तो 5 एक दिन में खत्म हो जाती है, खराब लगता है भाई, है ना। अगर खास एनर्जी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती तो अपने को इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता, एक बार अपन तेल डलाते और गाड़ी अपनी चलती रहती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारे के सारे जो टेम्परेचर होते हैं वो क्या होती है, इंटेंसिव होती है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका पॉइंट, मेरा पॉइंट, है ना, सारा मतलब ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखना सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है बताओ, इंटेंसिव, है ना, समझ गए बात, इंटेंसिव। और देखो एक पॉइंट हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज जिनके आगे स्पेसिफिक लगा होता है या फिर मोलर लगा होता है ना। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव, लेकिन मोलर वॉल्यूम क्या होगा, इंटेंसिव, क्योंकि मोलर लग गया। अगर ऐसे ही स्पेसिफिक लग जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, है ना। सारे के सारे टर्म जिनके आगे स्पेसिफिक लगा है या फिर मोलर लगा है वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटेंसिव होंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो ये मोलर स्पेसिफिक जो है वो आ ही गया, तो अपन इनको फटाफट डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ हीट कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में, हीट कैपेसिटी। बहुत ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे और ये वाला टर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मैं हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में, हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, आपको जो मर्जी है वो उठा लो यार। ये पानी की बोतल उठा ली सर, ये सब्सटेंस है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी का टेम्परेचर अगर मेरे को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे किसकी नीड पड़ेगी, हीट की नीड पड़ेगी। ये तो बात मानते हो आप लोग, है ना। कि क्या बोला मैंने, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर आपको बढ़ाना है तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को आप क्या बोल देंगे, हीट कैपेसिटी बोल देंगे। क्या बोला मैंने, हीट रिक्वायर्ड, किसके लिए हीट रिक्वायर्ड, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को अपन जो है स्मॉल सॉरी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। तो बताओ यहां से जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या आएगा, C इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसी को आप क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी। ये जो हीट कैपेसिटी है वो अपने लिए इतना यूजफुल नहीं है। जो अपने लिए यूजफुल टर्म है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सर, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है सर, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर, है ना। तो m ग्राम के लिए मान लो क्यों हीट चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए m से डिवाइड कर देंगे, समझ गए, है ना। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से जो हीट रिक्वायर्ड आएगी बताओ वो क्या आ जाएगी, एम एस डेल्टा टी। बात समझेगी नहीं समझे,
1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ये वाली जो चीज है उसको आप 3-4 बार रिपीट करना ताकि आपको ये वाली चीजें बहुत ढंग से क्लियर हो जाए, है ना। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को क्या बोलेंगे, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सुनो मेरी बात, सर पानी चाहे आप इतना ले लो, चाहे एक चम्मच भर के ले लो, एक ग्लास भर के ले लो, एक बाल्टी भर के ले लो, या जग भर के ले लो, सर हीट कैपेसिटी तो उसकी अलग अलग होगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर पानी कितना ही ले लो हमें क्या मतलब है, सर हम तो 1 ग्राम पानी निकालेंगे और उसको देखेंगे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो सर अमाउंट पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है वो, तो सर 1 ग्राम का देखना है, चाहे पानी आप कितना ही लो, तालाब भर के पानी है तो भी आप क्या करो, उसमें से एक चुन्नू में 1 ग्राम पानी निकालो, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला मोलर हीट कैपेसिटी होता है, सर 1 मोल का टेम्परेचर, क्या क्या बताओ, हीट रिक्वायर्ड, किसके लिए हीट रिक्वायर्ड, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को अपन क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को अपन जो है वो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। तो मुझे बताओ यहां से हीट रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे आप, एन सी डेल्टा टी। आप ध्यान रखना यार, है ना, ये जो मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इनकी डेफिनेशन को जो मैंने बोला है ना उसको 3-3 4-4 बार आप खुद से रिपीट करना। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली, आप बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आगे काफी काम भी आने वाली, जहां पे काम आएगी तो मैं डिस्कस करूंगा इनको। तो ये हमने डिस्कस करा है हीट कैपेसिटी के बारे में। मोलर हीट कैपेसिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ऐसे मोलर को सी से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया हो, तो मोलर हीट कैपेसिटी को अपन सी से रिप्रेजेंट करेंगे। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है सर, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज किया है उस रास्ते के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है भाई, है ना। तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ, है ना, विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, जो कि सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू अटेन द पर्टिकुलर स्टेट। भाई जैसे मान लो कि टेम्परेचर है सर, पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री, अब आपने टेम्परेचर कर दिया 50 डिग्री। सर 50 डिग्री करने के लिए आपने मोमबत्ती से गर्म करा है या फिर गैस चूल्हे पे गर्म करा है या हीटर पे गर्म करा है, उस चीज से अपने को मतलब नहीं है। आपने टेम्परेचर 10 से 50 कर दिया, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में अपने को मतलब है। मतलब सर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है सर, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन की एक खास बात होती है कि जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे ना, उनके आगे आप ऐसे चेंज दिखाने के लिए आप डेल्टा लगा सकते हो, जैसे डेल्टा टी, है ना, डेल्टा वी। जैसे एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा एस, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा जी, एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा यू। मतलब जितनी भी एनर्जी की टर्म आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो ना, वो सारी की सारी क्या होती है सर, स्टेट फंक्शन ही तो होती है। क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाथ फंक्शन, मतलब सर आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हो ना, तो इस बार इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी चीजें, कौन से वाले पाथ से जा रहे हो उस पे भी चीजें डिपेंड करेगी, है ना। तो क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन द पाथ द सिस्टम हैज अचीव्ड ए पर्टिकुलर स्टेट, कि एक पर्टिकुलर स्टेट अचीव करने के लिए सिस्टम ने कौन से वाला पाथ चूज किया। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, सीधे वाले रास्ते जाओगे कम टाइम लगेगा, ज्यादा बड़े वाले रास्ते जाओगे आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और बड़े वाले रास्ते जाओगे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब सर जो वर्क होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। और परेशान होने की नीड नहीं है, अपने पास 3 ही पाथ फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। कौन कौन से होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। धन्यवाद, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जब जब अपने पास स्टेट और पाथ फंक्शन आएंगे तो अपन उनको डिस्कस करेंगे। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन से पाथ चूज किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कौन से वाला पाथ चूज किया उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करेगी। अब क्लियर हो गई होगी बात यार, बहुत ही मतलब नॉर्मल बात। अब देखो जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना वो अभी स्टार्ट हो गया। इंटरनल एनर्जी, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको ई लिखा हुआ मिलेगा, जबकि आपकी कोचिंग की मॉड्यूल वगैरह है उसमें हो सकता है आपको यू लिखा हुआ मिले, और ई भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब देखो बात ध्यान से सुना है, इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर
कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं सर, ये सिस्टम है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सिस्टम के पास में, इस सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जीज है ना, उन सभी का सम कर दो यार। देखो इस सिस्टम में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। मॉलिक्यूल मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। देखो ये मॉलिक्यूल एक जगह पे क्या मतलब वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, एक जगह पे रोटेट भी कर रहे होंगे, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, और न्यू मतलब जो भी है सारी की सारी जो बहुत सारी एनर्जी सर इसके पास में हो सकती है, सभी एनर्जीज का अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी। क्या बोला मैंने, इंटरनल एनर्जी के लिए इस एक सिस्टम के पास अवेलेबल सभी टाइप की एनर्जीज का सम कर दो सर, वो आपको क्या दे देगा, इंटरनल एनर्जी दे देगा। धन्यवाद सर। बात ये है कि सभी टाइप की एनर्जीज को तो यार मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मतलब किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी निकालना थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, इतनी बात अपने को समझ में आ रही है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, जिसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये तो एक बात होगी, देखो कुछ लिखा हुआ भी है एकदम सिंपल शब्दों में, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जबकि मैंने आपको क्या बताया, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एक सिस्टम के अंदर की एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी बोलोगे क्या? क्या पूछा मैंने, ग्रेविटेशनल एनर्जी को क्या आप इंटरनल एनर्जी बोलेंगे? नहीं यार सर, सिस्टम के अंदर की एनर्जी इंटरनल होगी ना यार। ग्रेविटेशनल कौन लगा रहा है, धरती लगा रही है, वो तो बाहर की एनर्जी हो गई, तो उसको जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है उसको अपन इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ आप ये देखना अंदर की एनर्जी है तो अपन क्या बोल देंगे, उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जो भी ट्रांसलेशन एनर्जी है ना, जितनी भी टाइप की एनर्जीज है वो सभी को आप जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो एक बहुत ही तगड़ी लाइन में बोल रहा हूं और इस लाइन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी के अलावा, क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितने भी टाइप की एनर्जीज होंगी ना सिस्टम के पास, क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितनी भी टाइप की एनर्जीज होंगी सिस्टम के पास, उसके लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। समझ गए क्या मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितनी भी टाइप की एनर्जीज हैं उनके होने के लिए, उनके एग्जिस्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो सर आइडियल गैस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आइडियल गैस के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आइडियल गैस होती है ना भाई, उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या माना जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या माना जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या माना जाता है, जीरो। तो सर आइडियल गैस की बात करोगे तो फिर आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी सर, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, सिर्फ काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूल का मोशन होना जरूरी है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी नहीं है। दोबारा सुनो सर, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सभी टाइप की एनर्जीज का सम। काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितनी भी टाइप की एनर्जीज होती है उनके लिए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होना जरूरी है। समझ गए क्या? तो आइडियल गैस में तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता ही नहीं सर, तो सारी टाइप की एनर्जीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अलावा। तो सर आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। डन है। तो आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपन किस तरीके से लिखते हैं, 3/2 nRT। कैसे लिखेंगे, 3/2 nRT। अब जो सिस्टम है सर, जितना पानी आपने ले लिया वो ले लिया, मतलब सिस्टम के मोल फिक्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। मतलब सर इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए ओनली किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने पास निकल के आई कि सर आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो बताओ आप कैसे लिखोगे, डेल्टा यू आइडियल गैस 3/2 nR डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी आइडियल गैस की, है ना। तो अब मान लो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, मान लो सर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा और आपको बोल दिया कि यार टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी बता दो, तो आप बोलोगे कि यार क्या बात कर रहा है भाई तू, आइडियल गैस के लिए तो टेम्परेचर अगर तू चेंज नहीं करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, जीरो।
अगर तेरे को इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है आइडियल गैस की, तो तेरे को टेम्परेचर चेंज करना ही पड़ेगा, इसमें सोच क्या रहा है। तो ये वाली बात जो मैंने आपको जिस तरीके से बताई है ना भाई, इस चीज को अपने ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्या था सर, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए ओनली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं पर आइडियल गैस के लिए 3/2 एनआरटी, केटीजी में आपने पढ़ा होगा, है ना। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए 3/2 एनआर डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ आई आपको या नहीं आई? देन एन मोल होता है, टेम्परेचर जो है टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसको अपन केल्विन में पुट करेंगे। ये हमने बात करी इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब अपन एंथैल्पी के बारे में बात करें। एंथैल्पी क्या होती है? कुछ नहीं, मतलब इंटरनल एनर्जी भी की तरह भी अपन इसको बोल सकते थे, लेकिन पता है क्या दिक्कत हुई? जो एंथैल्पी है ना वो मेनली अपन यूज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। कहां पे यूज करेंगे भाई? कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब ओपन बर्तन में रिएक्शन कराओगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब सर जो एंथैल्पी है ना वो ज्यादातर यूजफुल है किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। तो एंथैल्पी अपन कैसे लिखते हैं? H इक्वल टू ई प्लस पीवी। यहां पर ये E क्या है बताओ? इंटरनल एनर्जी। E क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। H इक्वल टू क्या होगा? H है एंथैल्पी, एंथैल्पी इक्वल टू होगा E प्लस पीवी। इस चीज को बहुत ध्यान से अपने को याद करना पड़ेगा। H इक्वल टू क्या होगा? E प्लस पीवी। देखो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, डन है, ताकि क्या है कि अपन इसका बढ़िया से यूज कर पाएंगे आगे जाके। ठीक है भाई। H इक्वल टू क्या होगा? E प्लस पीवी। H इक्वल टू E प्लस पीवी। H होता है एंथैल्पी, E जो है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी है, प्लस आप क्या कर दोगे? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब सर इसकी 3 कंडीशंस होती है और उन कंडीशन पे अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए, डन है। जैसे सर देखते हैं, इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, है ना। अगर मान लो कि मैं बात करता हूं, मेरे पास में ये वाला इनिशियल स्टेट है, ये वाला कौन सा वाला स्टेट है? इनिशियल स्टेट। यहां पर जो एंथैल्पी है उसको मैं H1 बोल देता हूं, है ना। जो इंटरनल एनर्जी है उसको मैं E1 बोल देता हूं। सर देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को मैं P मान लेता हूं और वॉल्यूम को मान लेता हूं सर V1। क्या मान लिया मैंने? वॉल्यूम को V1। देखो ये कोमा है ना। मान लो सर मैं इस स्टेट से मैं इस वाले स्टेट पे जाता हूं, है ना। ये इनिशियल स्टेट आपका, इनिशियल स्टेट, ये वाला इनिशियल स्टेट है और ये वाला है आपका फाइनल स्टेट। ये कौन सा है भाई? फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हो और मान लो कि सर यहां पर एंथैल्पी जो है वो H2 है, इंटरनल एनर्जी है सर वो E2 है, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो उसको P मानना पड़ेगा, और सर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो बताओ मुझे H2 कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। देखिए H2 कैसे लिखोगे? H2 कैसे लिखोगे आप? H2 कैसे लिखोगे? E2 प्लस प्रेशर तो कांस्टेंट है P V2। बताओ H1 कैसे लिखोगे? H1 जल्दी बोलो। देखिए E1 प्लस P V1। अरे अभी बताया ना भाई, H इक्वल टू E प्लस PV तो होता है, तो इस तरीके से अपन लिख देंगे। बताओ दोनों को माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा आपके पास में? जैसे आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? H2 माइनस H1। क्या मिलेगा भाई? H2 माइनस H1 इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस क्या आ जाएगा बताओ? प्रेशर को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहूं तो बताओ कैसे लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन एंथैल्पी इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे बताओ? केमिकल रिएक्शन के लिए जो वॉल्यूम चेंज होता है ना वो गैसियस मॉल के लिए होता है। तो देखो क्या लिखोगे? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, है ना भाई। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो आइडियल गैस, अगर मान लो कि मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शन के लिए, तो वॉल्यूम चेंज किसकी वजह से होगा? गैसियस मोल की वजह से होगा। तो पी डेल्टा वी को मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे? डेल्टा एनजीआरटी। तो केमिकल रिएक्शन के लिए ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती है, इसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अरे भाई 10 बार बोलेगा तो याद हो जाएगी चीज, परेशान क्यों हो रहा है यार? परेशानी तो नहीं होना है। अगर प्रेशर वेरिएबल होगा उस केस में आप क्या करोगे बताओ? यहां पर प्रेशर भी अगर वेरिएबल होता तब आप क्या लिखते? बोलो। डेल्टा एच इक्वल टू, है ना, डेल्टा ई, और यहां पर क्या हो जाता बताओ? डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी कि इस बार प्रेशर भी चेंज होता। मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, यहां पे क्या लिख सकता हूं? P2 V2 माइनस P1 V1। तो तीन ही केस है एंथैल्पी के लिए। क्या क्या? प्रेशर कांस्टेंट है तो कैसे लिखोगे? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू भी बोल सकते हो डेल्टा ई को, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मान लो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल जैसे मान लो कंबशन की रिएक्शन दे दी, तो केमिकल रिएक्शन ही तो है भाई, तो उसके लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी क्या होता है जल्दी बता दो? डेल्टा एनजी क्या होता है? अब ये तो चीज आपको पता ही होना चाहिए। क्या लिखोगे?
गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझे बात? डेल्टा एनजी क्या होता है? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, डेल्टा एनजी फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो छोटी सी कंडीशन है, उसको देख लेते हैं भाई। केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर लेते हैं अपन। किसके लिए बात कर लेते हैं? फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए बताओ क्या लिखने वाले हैं अपन? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। देखो कुछ तो पॉइंट यहाँ पे ये वाला है छोटा सा, आप इधर देखो जरा, मेरी बात को समझो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अगर मान लो कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, क्या बोला मैंने? केस वन ले लिया, इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव, आर पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, मतलब डेल्टा यू में आप कुछ जोड़ोगे तब डेल्टा एच मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया सर? बड़ा कौन होगा, डेल्टा एच या डेल्टा यू? तो क्या होगा सर? डेल्टा एच बड़ा होगा किससे? डेल्टा यू से। दूसरी कंडीशन सर, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है तो बताओ इस केस में क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू। यार ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसी में से लिख रहा हूं, है ना? कोई अलग बात मैं कर नहीं रहा, आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होगी। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि आपको पता ही है कि यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास है, तो उनको भी अपने को सीखना है। तो फटाफट से मैं इसको लिख रहा हूँ। बताओ क्या लिखोगे? इस केस में डेल्टा एच जो है वो कम हो जाएगा किससे? डेल्टा यू से। तो ये वाली बात है जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई? क्योंकि आर ओ टी सर पॉजिटिव ही होगा, और डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच छोटा होगा, डेल्टा एनजी अगर जीरो है तो डेल्टा एच डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा। तो इतनी चीज क्लियर है। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में? हीट के बारे में बात करते हैं। हीट के बारे में आपको कुछ नॉर्मल बातें, अपन बचपन से जानते हैं कि हीट क्या होती है सर। हीट जो है वो रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो करती है किधर से किधर? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जो हीट है वो किधर से किधर फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब देखो दो इंपॉर्टेंट बातें अपने पास, इनको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो सिस्टम हीट को गेन कर रहा है, सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो हीट को आपको पॉजिटिव लेना है। अगर जो सिस्टम है वो हीट को रिलीज कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, तो हीट नेगेटिव होगी। सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, हीट पॉजिटिव। सिस्टम हीट को रिलीज करेगा, हीट नेगेटिव। सर रिलीज होने वाली हीट तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो बात? अगर सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कौन सा वाला प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता ही है हीट क्या होती है? नेगेटिव। सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो कौन से वाला प्रोसेस हो गया बताओ? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कौन से वाला प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक। सिंपल बात। हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। अगर दो दो मान लो सिस्टम है, इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, कोई टेम्परेचर का डिफरेंस, क्या हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा। इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दो तो सर इससे इधर की तरफ हीट आती जाएगी। सर इसका टेम्परेचर ज्यादा कर दो तो इससे इधर की तरफ हीट आएगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। और जो है अगर सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो हीट पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हीट नेगेटिव। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो वर्क के बारे में बात करते हैं। अब सुनना भाई, है ना? जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना वर्क का, कि कोई सा वर्क हो सर, वो वर्क यहीं से आके निकलेगा। अगर मान लो कि मैं दोनों साइड में क्या कर देता हूं? इंटीग्रेशन कर देता हूं। क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ dw का जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो क्या आ जाएगा? w इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v। तो सर कोई सा भी वर्क हो, हर एक वर्क जो है ना सर वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको? थर्मोडाइनमिक्स में कोई सा भी वर्क हो वो वर्क इसी फॉर्मूले से निकलेगा, और मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना? आपको लगता होगा कि यार वर्क के तो अलग अलग 50 फॉर्मूले, अरे 50 फॉर्मूले नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले इसी से डेराइव हुए हैं। समझ में आ गई बात, है ना? तो आप क्या लिखोगे? जो वर्क है वो किससे? W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV। क्या लिखोगे? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका? वर्क डन निकालने का, क्योंकि सारे के सारे जो वर्क डन होते हैं ना सर इसी फॉर्मूले से निकल के आते हैं। अब देखो इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन मैं आपको करना चाहता हूं। अगर मान लो कि मैंने आपको कह दिया कि P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, इफ P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन के पढ़ के आपको समझ में आ गया कि P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इनटू dV। अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो बताओ वर्क क्या लिख दोगे आप? माइनस P एक्सटर्नल को बाहर निकाल लो,
अगर सर कांस्टेंट है तो पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 तक। बताओ वर्क डन क्या निकल के आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू आप क्या लिख दोगे V2 माइनस V1। तो सर एक ये मॉडिफिकेशन है, इस चीज को आप बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमेशा जो वर्क निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अरे यार वर्क किससे निकलेगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, इसी वाले फॉर्मूले से निकलेगा। सर पी एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको अंदर रख लेना। हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में। तो देखो हमने बोला कि अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दो डीवी का V1 से V2 तक। बताओ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। एक चीज आपने सुनी होगी सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन आप इसी तरीके से निकालो। नहीं समझ आई बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैसे निकलेगा बोलो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डन है, तो इस तरीके से वर्क, तो वर्क कैसे निकलेगा सर, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेना, नहीं कांस्टेंट है तो अंदर रख लेना, बस इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है सर, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना भाई, किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। यूनिवर्स क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। हमने पहले बात करा था यार, यूनिवर्स है उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो ना तो एनर्जी बाहर जाएगी ना ही एनर्जी अंदर आएगी। मतलब यूनिवर्स से ना तो एनर्जी जो है वो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। मतलब यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। मान लो कि ये वाला एक सिस्टम है, क्या है ये, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। इंटरनल एनर्जी को अपन E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपन U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है सर, मैंने क्या करा सर, मैं इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहता हूं। सर किस किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, सर आपके पास दो तरीके हैं। इंटरनल एनर्जी अगर किसी भी सिस्टम की आप चेंज करना चाहते हैं तो आप या तो हीट दे दो, मान लो किसी का कान आपको गर्म करना है तो या तो आप लाइटर लगा दो, कान गर्म हो जाएगा, या फिर एक खींच के थप्पड़ मारो, मतलब वर्क कर दो, तो भी तो कान गर्म हो जाएगा भाई, समझ गए ना। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर आपको चेंज करनी है तो आप हीट दे सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। मान लो कि मैंने इस सिस्टम के ऊपर क्यू हीट करी, मान लो कि इस सिस्टम को मैंने क्यू हीट दी, तो हीट पॉजिटिव। मैंने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, सिस्टम के ऊपर अगर अपन वर्क करेंगे तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव। मैं मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव कर सकता हूं, तो परेशान होने की नीड नहीं है। क्या बोला मैंने, सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करेगा, हीट पॉजिटिव, सिस्टम हीट रिलीज करेगा, हीट नेगेटिव, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, वर्क पॉजिटिव, सिस्टम वर्क करेगा, वर्क नेगेटिव। चार बातें लिख लेना अच्छे से और इस चीज को पढ़ना, बार बार आगे आएगी तो अपन इसको बार बार बोलेंगे भी। ठीक है सर, इंटरनल एनर्जी में चेंज करना चाहता था तो मैंने क्या करा, हीट दे दी और W वर्क कर दिया, तो बताओ क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी सर। और जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, कितनी हो गई सर, मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी हो गई U2। कितनी हो गई, U2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है सर, एनर्जी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही बना सकते, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो U1 प्लस Q प्लस W, इन तीनों एनर्जी को जोड़ने पर बताओ U2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि फाइनल एनर्जी U2 है, इनिशियल U1 थी, आपने Q और W उसको एनर्जी और दी। सर वर्क भी तो एनर्जी का फॉर्म ही हो गया ना एक तरीके से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, जो U2 आपकी एनर्जी है वो क्या होगी, U1 प्लस Q प्लस W के इक्वल होगी। बताओ U2 इधर क्या ले आऊं मैं, U1 ले आऊं, बताओ क्या लिख दोगे, Q प्लस W लिख दोगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया, Q प्लस W। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डेल्टा U होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वो क्या होता है, Q प्लस W। अब देखो आपको छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, हीट पाथ फंक्शन। W क्या होता है, पाथ फंक्शन। लेकिन Q प्लस W क्या होगा बोलो, डेल्टा U। डेल्टा U क्या होता है, स्टेट फंक्शन। जिसके आगे भी डेल्टा लगा हुआ है इस तरीके से, वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन। समझ गए बात। तो Q प्लस W क्या होता है सर, आपको लगता है कि यार ये पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन, तो ये भी पाथ फंक्शन होगा, नहीं, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा U, और ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन। ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन एक दो बार नीट में पूछा भी गया है, एक बार मेंस में पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करते हैं हम, है ना। ठीक है चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पहले तो मुझे आप ये बताओ, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे।
टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, डेल्टा टी क्या होगा भाई, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो जीरो हो जाता है। सर आइडियल अपन क्या करने वाले, अपन एनालिसिस करने वाले हैं किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या होता है वो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ये वाली चीज लिख सकता हूं। बताओ मुझे आइडियल गैस के लिए, बताओ फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले। आइडियल गैस के लिए बताओ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में आप चेंज कर ही नहीं रहे हो, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, नहीं होगा। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है, जीरो। तो बताओ आप यहां से क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बताओ Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब यहां से आप इन चीजों का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लो, है ना, कि इंटरनल एनर्जी में तो आप चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि एक पिस्टन आपके पास, इस तरीके से आपने एक सिस्टम ले रखा है, और क्या किया है आपने, यहां से इसको ओपन कर दिया इस तरीके से, और एक इसमें आपने लगा दिया है पिस्टन। क्या लगा दिया है भाई, इस तरीके से आपने इसमें लगा दिया है पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया, डन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अंदर आपने क्या भर रखी है, अंदर आपने भर रखी है गैस। क्या भर रखी है आपने, इसमें अंदर जो है वो गैस फिल कर रखी है इस तरीके से। अब सर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है अपने पास में, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें आइडियल गैस अगर आपने इसमें फिल कर रखी है तो उसमें इंटरनल एनर्जी में तो कोई भी चेंज नहीं होगा हीट देने पे। मान लो कि मैं इसको क्यू हीट देता हूं, क्या करता हूं, सिस्टम को मैं क्यू हीट दे रहा हूं, तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। हीट क्या होगी, पॉजिटिव। क्यू हीट दे रहा हूं तो हीट से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होनी चाहिए, लेकिन सर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हो सकती। मतलब डेल्टा यू तो क्या रहेगा सर, डेल्टा यू तो जीरो ही रहेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं। अगर हीट अंदर स्टोर हो गई तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब सर हीट को स्टोर नहीं होने देना, जितनी भी हाफ हीट दोगे ना सिस्टम को, सिस्टम पूरी की पूरी हीट से क्या कर देगा, वर्क कर देगा, डब्ल्यू। समझ गए बात। दूसरी बात, अगर सर आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, आप क्या करते हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, तो वर्क करने का मतलब भी क्या हो गया, एनर्जी देना। एनर्जी वो स्टोर तो करेगा नहीं, पूरे के पूरे वर्क को सिस्टम क्या कर देगा, हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो वर्क पॉजिटिव तो हीट नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव हीट नेगेटिव। और हीट अगर नेगेटिव है, मतलब जो वर्क है वो नेगेटिव, मतलब वर्क सिस्टम खुद करेगा तो वर्क नेगेटिव, तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। जितनी भी हीट दोगे सिस्टम उस हीट से वर्क कर देगा, या जितना भी वर्क करोगे सिस्टम पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं कर सकता। तो ये वाली बात होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर अपन बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता ही है कि जो हीट का ट्रांसफर है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। बताओ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब देखो यहां से मैं छोटी चीज आपको और बताना चाहता हूं, कौन सी छोटी चीज है वो देखना। अगर मान लो कि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क डन बाई दी सिस्टम, अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई दी सिस्टम, अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो क्या होगा, बोलो, एक्सपेंशन होगा। अरे सिस्टम खुद वर्क करेगा मतलब गैस खुद वर्क कर रही है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब क्या होगा सर, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन। और सिस्टम खुद वर्क करता है, एक्सपेंशन होता है, तो वर्क डन क्या होता है उसमें, नेगेटिव होता है। वर्क डन क्या होता है भाई, नेगेटिव। तो मुझे बताओ अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा, एक्सपेंशन होगा, तो डेल्टा यू इजिकल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा यू नेगेटिव कब हो सकता है, जब डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो, नेगेटिव हो। अरे क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब सर T2 माइनस T1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। T2 माइनस T1 नेगेटिव कब होगा, जब T2 कम होगा किससे, T1 से। मतलब सर फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए इनिशियल से, मतलब कूलिंग होगी। क्या बोला मैंने, एक्सपेंशन में क्या होती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होती है भाई, कूलिंग। क्या बोला मैंने, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग होता है। क्या होता है भाई, कूलिंग होता है। जैसे मान लो कि कोई एडियाबेटिक आपको ग्राफ बना के दे दे, इस तरीके से ये वाला एडियाबेटिक ग्राफ है, यहां पर ये वाला टेम्परेचर T1 है और ये वाला टेम्परेचर T2 है, और यहां पर आपने वॉल्यूम रखा है और यहां पर आपने प्रेशर रखा है, इस तरीके से एक ग्राफ बना के दे दिया। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला ग्राफ जो है इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन।
और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ये कौन सा वाला एक्सपेंशन है? एडियाबेटिक। ये वाला जो ग्राफ है वो एडियाबेटिक ग्राफ आपको गिवन है। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या होता है? कूलिंग होता है, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो T2 है सर वो कम है किससे? T1 से। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सर कूलिंग होगी, मतलब फाइनल टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसा जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। और भी क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे उसमें, लेकिन एक ऑप्शन ये भी था कि T1 और T2 है तो बताओ T1 T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? T2 कम होगा। एक्सपेंशन हो रहा है तो T2 कम, क्योंकि कूलिंग हो रही है। और एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है? एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव। मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है सर? हीटिंग होती है। मतलब कुछ सोचो यार, बाहर हीट जा नहीं सकती, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू बढ़ेगा। और अगर बाहर से हीट आ नहीं सकती, वो एक्सपेंड कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो बताओ यहां पर क्या होगा? हीटिंग होगा। क्या होगा भाई? हीटिंग। डन है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये जो बात मैंने आपको सिखाई है इसको थोड़ा सा आप और ढंग से करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको क्या बताया था? वर्क डन बताओ कैसे निकालते हैं अपन? वर्क डन निकाला जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। मतलब सर ये डीवी क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा फिर? जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। सर पिस्टन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, नीचे जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। और हमने बोला कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए तो अपने को पता ही है कि सर वर्क डन जो है वो क्या होने वाला है? जीरो। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू वी। क्यू वी क्यों लिख दिया मैंने? है ना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, है ना। और हीट रिक्वायर्ड के लिए हमने पहले भी बात कर रखी है। क्या बात कर रखी है बताओ? हीट रिक्वायर्ड, हीट क्या होती है? अगर मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो एन सी डेल्टा टी। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं तो क्या लिख दूंगा? एन सी वी डेल्टा टी। क्या लिख दूंगा? एन सी वी डेल्टा टी। सी क्या होता था? मोलर हीट कैपेसिटी। सी वी क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखोगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन है। और क्यू भी किसके इक्वल है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। ध्यान रखना भाई, सी वी क्या है यहाँ पर? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को क्या बोल देंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। समझ आ गई बात? तो डेल्टा यू किसके इक्वल है? एन सी वी डेल्टा टी के। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा बोलो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अपन अभी तक क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो मान लो आइसोबारिक प्रोसेस में मान क्या लो? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इतनी बात समझ आती है? प्रेशर कांस्टेंट है तो बताओ क्या लिखोगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या होता है बोलो? प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लिख देंगे? मैंने पहले ही बोला प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर ले आओ तो क्यू और माइनस पी एक्सटर्नल पी लिख देते हैं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जो भी प्रेशर कांस्टेंट है उसको पी मान लो तो क्या लिखेंगे? पी डेल्टा वी। देन है, समझ आ गई बात? अब सुनो क्या करेंगे अपन। डेल्टा यू को मैं लिख रहा हूँ यू टू माइनस यू वन। क्या लिख रहा हूँ? यू टू माइनस यू वन। ये यहाँ पे क्या है? हीट है। और इसको क्या लिखोगे? पी वी टू माइनस वी वन तो पी वी टू और प्लस क्या हो जाएगा? पी वी वन। थोड़ा सा इसको सही तरीके से आप सोल्व करेंगे ना भाई। और कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पी लिख रहा हूँ, क्यूपी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। थोड़ा सा इसको सही से अपन करना चाहेंगे तो बताओ क्या होगा? U2 प्लस क्या हो जाएगा? ये पी वी टू हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बोलो? U1 प्लस पी वी वन। देखना भाई थोड़ा सा, है ना, कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मली बात है। और यहाँ पे क्या आ गया? QP आ गया। तो आपको पता है ये क्या होता है? H2 माइनस ये वाला क्या होता है? H1 इक्वल टू क्या होगा? QP। तो QP इक्वल टू क्या आ गया फिर? QP इक्वल टू आ गया डेल्टा H। और QP क्या होगा बोलो? एन सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये वाली चीज देखो मैंने आपको बताई दी है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच होता है। इसको क्या लिखोगे? एन सीपी डेल्टा टी। तो ये वाली बातें आप देखना यार, है ना, मतलब नॉर्मली चीजें थोड़ा सा आप डेरिवेशन करोगे ना तो मुझे लगता है ये वाली चीज आपको बहुत ढंग से क्लियर हो जाएंगी। जो जो बातें मैंने आपको बताई है और बहुत सही तरीके से बताई है ना। आपने पढ़ा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि एंथैल्पी क्या होती है? यू प्लस पीवी होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? U2 प्लस पीवी टू को आपने H2 लिखा है, U1 प्लस पीवी वन को आपने H1 लिखा है, और वो क्या हो जाएगा? QP के इक्वल। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या है अपने पास में? एन सीवी डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे
जो भी हीट सप्लाइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू के। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई होगी वो डेल्टा एच के इक्वल होगी, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टा डी। ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में मोटे मोटे तौर पे देखो बहुत सारे पॉइंट तो लिखे हुए हैं, आप इनको समझने का ट्राई करना। देखें मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पी एक्सटर्नल है ना वो पी गैस के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, पी गैस के, जो अंदर वाली गैस है ना उसके इक्वल होगा। मैं बताता हूँ आपको पी एक्सटर्नल क्या है। यहाँ पे लेट सपोज आपने एक इस तरीके से सिस्टम लिया, ऊपर से इस बर्तन को क्या कर देते हैं अपन, ओपन कर देते हैं, यहां पर लगा देते हैं एक पिस्टन, ये लो एक पिस्टन लगा दिया है ना भाई, एक पिस्टन लगा दिया। और इस कंटेनर के अंदर हमने भर दी है गैस, क्या फिल कर दिया हमने, कंटेनर के हमने भर दी है गैस इस तरीके से। गैस इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी ऊपर की तरफ, उसको अपन क्या बोलेंगे, पी गैस। क्या बोलेंगे, पी गैस। जो भी गैस इस पिस्टन पे प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ, उसको अपन क्या बोलेंगे, पी गैस। क्या बोलेंगे भाई, पी गैस। और बाहर से जो भी प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पी एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, पी एक्सटर्नल। डन है। तो मैं यहां पे दो चीजें आपको बता रहा हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, जो पी एक्सटर्नल है ना हर एक पॉइंट पे वो इक्वल होगा किसके, पी गैस के। देखो टाइम का मैं यार वन शॉट है तो चीजें है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें पी एक्सटर्नल क्या होगा भाई, पी गैस के इक्वल होगा। डन है। और ई रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, ई रिवर्सिबल 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 प्रोसेस, ई रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होने वाला है, जो पी एक्सटर्नल है ना वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट दी प्रोसेस, क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं। ई रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल होगा, और ई रिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल होगा, और ई रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा। ये दो चीजें जल्दी से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और इस चीज को बढ़िया से एक बार आप दिमाग में बिठाओ। क्या बोला मैंने, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या बोला मैंने, रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल होगा, मतलब बाहर वाला प्रेशर अंदर वाला प्रेशर इक्वल ही होगा हर एक टाइम, मतलब पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम में ही होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो पी एक्सटर्नल है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट। ठीक है सर, ये बातचीत अपनी हो गई है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं देखो, कंप्लीशन टाइम इंफिनिटी होता है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन एवरी स्टेप। अगर बाहर अंदर का प्रेशर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम हर एक टाइम पे मेंटेन ही रहेगा। बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर चेंजेस बट एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल। भाई चेंज भी होंगे लगातार, लेकिन हर एक टाइम पे क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल ही होगा। अगले वाले में क्या है, देखो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। रियल प्रोसेस होता है ना। और क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। ये वाली बात मैंने आपको बताई है। एक्सटर्नल प्रेशर इज मच लेस देन इंटरनल प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर बहुत कम होगा किससे, अंदर। एक्सपेंशन की बात हो रही है इन केस ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है भाई। और इक्विलिब्रियम जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेप पे ही होगा, लेकिन रिवर्सिबल में हर एक टाइम पे होगा। अब ठीक है सर, इसका यूज करते हैं। अब अपन बात करेंगे किसके लिए, वर्क डन कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेशन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। किसमें भाई, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल मैंने बोल दिया तो आपको ये वाली चीज पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, मतलब सर जो पी एक्सटर्नल है ना वो पी गैस के इक्वल होगा। आइसोथर्मल बोल दिया मतलब सर टेम्परेचर क्या होने वाला है, यहाँ पर कांस्टेंट होने वाला है। देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, बताओ। वर्क डन का कैलकुलेशन हमेशा ही कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। सर रिवर्सिबल प्रोसेस है, पी एक्सटर्नल को पी गैस भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे। बताओ क्या लिख रहा हूं अगली स्टेप में, पी गैस इंटू डीवी। डन है। बताओ पीबी इजिकल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। देखिए पीबी इजिकल टू क्या होता है, एन आर टी। पी गैस मतलब प्रेशर ऑफ गैस, और गैस के लिए तो अपन ये वाली चीज लिख पाते हैं, आइडियल गैस के लिए क्या लिखोगे, एन आर टी अपॉन वी। सर इस पी की जगह पे ये वाली चीज पुट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल, और कर दो। डब्ल्यू सोचना ही नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी अपॉन वी इंटू डीवी। अब मुझे एक चीज बताओ, आप जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। गैस के मोल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर आइसोथर्मल है कांस्टेंट, तीनों को बाहर निकाल दो।
W इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एन आर टी, और यहां पर क्या बच गया बताओ dv अपॉन v। समझ गए क्या बात? और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, v1 से लेके v2 तक। भाई एक्सपेंशन होगा तो v2 ज्यादा हो जाएगा, कंप्रेशन होगा तो v2 कम हो जाएगा। बताओ क्या लिखोगे, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है ln v, क्या लिखोगे माइनस एन आर टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln v, और यहां से v1 v2। अगर v2 पहले पुट करोगे फिर v1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1। थोड़ा सा करना भाई, ये कैलकुलेशन खुद से करना आप, है ना, परेशान मत हो ना, कैलकुलेशन आप कर सकते हो थोड़ा सा टाइम लगा के। सर लॉग में कन्वर्ट करना हो तो सर W इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी, एल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली चीज मैं लिख भी देता हूं साइड में, V2 बाई V1। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एन होगा गैस के मोल, आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, है ना। अगर मान लो आपके पास ln x है, लॉग में कन्वर्ट करना आप क्या करो 2.303 इंटू लॉग एक्स, है भाई ये वाली चीज, है ना, ये अपने को नॉर्मल है कुछ नहीं। अब देखो एक छोटी सी बात हो रही है यहाँ पे, मेन फॉर्मूला तो यही है। बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, पीवी इक्वल टू आरटी, गैस के मोल कांस्टेंट होते हैं, आर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। बताओ क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या लिख पाएंगे V2 बाई V1 को P1 बाई P2, तो यहाँ पे V2 बाई V1 है सर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं P1 बाई P2 भी। तो दूसरा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे W इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लोग क्या लिख देंगे बताओ P1 बाई P2। तो इन दोनों में से कोई सा फॉर्मूला, अब देखो इन फॉर्मूला को अप्लाई कब करेंगे, एन मोल गैस है, ये वाला कब कब होगा, एन मोल गैस है, वो एक्सपेंड हो रहा है V1 से लेके V2 तक, कितने टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन पे टेम्परेचर गिवन है, मोल दे दिया, V1 V2 दे दिया, आर अपने को पता ही होता है जूल में आंसर निकालना है तो 8.314 पुट कर देंगे, बस ये वाले फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। और इरिवर्सिबल वर्क डन कैसे निकालेंगे बताओ, इरिवर्सिबल वर्क डन हम पहले ही जान चुके हैं, इरिवर्सिबल वर्क डन कैसे निकाल, इरिवर्सिबल में क्या होता है बताओ, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, कैसे होता है पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, और आपको पता है वर्क डन कैसे लिखते हैं अपन, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो बाहर लिया हो इसको, पी एक्सटर्नल इंटू अंदर क्या हो जाएगा डीवी, बताओ क्या आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। हम इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इरिवर्सिबल वर्क डन निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, डन है। तो पहला हमने डिस्कस करा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को आप 2-3 बार करना तो आपको मजा आएगा, आप बढ़िया से इस चीज को सीख भी पाएंगे। ये इरिवर्सिबल का मैंने एक बार और करके बता दिया, हालांकि पहले हमने किया भी था। दूसरा है वर्क डन कैलकुलेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ, Q इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, Q इक्वल टू क्या होता है 0। तो बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। बताओ Q क्या होगा यहाँ पर 0, Q है 0, तो बताओ वर्क डन इक्वल टू किसके आ जाएगा डेल्टा U के। सर मेन फॉर्मूला यही है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो W इज इक्वल टू होता है डेल्टा U। बताओ डेल्टा U किसके इक्वल होगा, एन सीबी डेल्टा टी के, किसके इक्वल होता है एन सीबी डेल्टा टी के। तो सर ये मेन वर्क डन है। सीबी क्या होगा यहाँ पर सर, सीबी मोलर हीट कैपेसिटी, क्या लिखोगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और वही चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ गए। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, एन क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सीपी और सीबी के बीच पता है क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी क्या होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी क्या होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू होता है आर, एक मोल के लिए। अगर एन मोल के लिए बात करनी है तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर, ये एन मोल के लिए हो जाएगा। और एक मोल के लिए बात करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर 1 मोल, किसके लिए 1 मोल। तो मैं 1 मोल वाले के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल के लिए आप क्या लिखोगे, ये वाला किसके लिए हो जाएगा 4 एन मोल, है ना, कभी पूछ ले तो बता देना। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है आर। एक काम कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं सीबी से डिवाइड कर रहा हूं, अगर सीपी अपॉन सीबी हो जाएगा माइनस सीबी अपॉन सीबी हो जाएगा इक्वल टू आर अपॉन क्या हो जाएगा सीबी हो जाएगा।
सीपी अपॉन सीवी को अपन लिखते हैं गामा, पॉइजन रेशियो क्या लिखते हैं, गामा। और ये क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन सीवी। बताओ यहाँ से सीवी की वैल्यू क्या आ रही है, सीवी इज इक्वल टू आ रहा है आर अपॉन गामा -1। क्या इस सीवी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या इस वाले फॉर्मूले में, चलो कर लेते हैं। एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए वर्क डन कैलकुलेशन क्या होता है, डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू को आप क्या लिख सकते हो, एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हो। और अभी अभी आपने लिखा है कि सीवी को आप क्या लिख पाएंगे, बताओ, आर अपॉन गामा -1 इंटू क्या होता है डेल्टा टी। अब ये सीपी पता होना चाहिए। देखो मैं आपको लिख देता हूं, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, उसके लिए सीवी की वैल्यू होती है 3/2r, क्या होती है 3/2r। और सीपी की वैल्यू होती है 5/2r, क्या होती है 5/2r। अगर आपकी डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस, उसके लिए सीवी की वैल्यू होती है 5/2r और ये सीपी होता है 7/2r, ठीक है। और पॉली एटॉमिक अगर आपकी गैस है, पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस है, तो ये कितना होता है, सीवी होता है 3r, सीपी होता है 4r। और गामा, गामा की अगर बात करी जाए तो गामा होगा इसके लिए 1.66, इसके लिए होगा डायटोमिक 1.4, इसके लिए होता है 1.33। मतलब गैस की देखो एटोमिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, गामा की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। गैस की एटोमिसिटी बढ़ने पर गामा की वैल्यू क्या होगी, कम। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करने पर गामा की वैल्यू, पॉइजन रेशियो क्या होता जाएगा, कम। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक होता है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में वर्क भी जीरो होता है, क्यू भी जीरो होता है, डेल्टा यू भी जीरो होता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जितनी चीजें भी आती है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, फ्री एक्सपेंशन में जीरो, क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो। तो ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑलमोस्ट अपना 1 घंटे का वीडियो हो चुका है और इस वाले वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा जिसमें अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे और थोड़े से कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन भी अपने को करने हैं, तो वो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, मतलब प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे होता है इसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो अपन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख पाते हैं। इस वाले में क्या लिखेंगे, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है भाई। और क्या होता है, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और क्या होता है, पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन रिलेशन होते हैं, ये तीन रिलेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो पढ़ो लिखो यार, मौज करो, है ना, बढ़िया से। इतना पढ़ो कि मतलब फटफट आ जाए, समझ रहे हो सिस्टम। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।